बनते हैं। अब दोआब क्या होता है सर? दोआब क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए 2 नदियाँ हैं, ठीक है? इस तरीके से आपका मिल रही हैं, तो यहाँ पे बीच में जो रीजन बच जाता है इसी को दोआब कहते हैं। ये क्षेत्र बच जाता है अपना जो अवसाद निक्षेपित करती है तो उन्हीं के द्वारा, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो पंचनद बनता है ना, नद अब मतलब एक तरीके से दोआब क्या होता है, तो दोआब तो आप लोग जान गए, ठीक है? 2 नदियों के बीच का जो अवसाद डिपॉज़िट करते हैं, एक रीजन बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है, वही दोआब कहलाता है। अब यहाँ पे देखा जाए कभी-कभार ये पूछ लेता है, जैसे अगर आप लोग को थोड़ा-सा नदियों के नाम याद होंगे, उस हिसाब से आप लोग दोआब बता सकते हैं। देखिए, बिस्त बिस्त में बेसिकली देखा जाए ब और त आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका ब्यास और सतलज हो जाएगा। बारी में आपका तो ब्यास और रावी, रचना में आपका रावी और चेनाब, और चाज में आपका यहाँ पे देखा जाए चाज दोआब तो चेनाब और झेलम, और सिंधु सागर जो दोआब होता है ये सिंधु जो आपका झेलम है उसके बीच बनता है। तो ये कभी-कभार प्रश्न बन जाता है, इसलिए बताना थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है 2 नदियों के बीच जो भूमि है, उस क्षेत्र को हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा पे आप लोग थोड़ा-सा दोआब के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे परिभाषा दे रहा है, ठीक है? दोआब। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, थोड़ा-सा ये देख लेते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं, थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि जो तिब्बत है, उसके पठार से न केवल सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं, अपितु यांग्त्से कियांग, जियांग, हांगहो, जिसको पीली नदी कहते हैं चीन वाली, मेकांग हो गई, इरावदी जैसी प्रमुख नदियाँ भी निकलती हैं, या फिर उनका भी उद्गम स्थान है ये। सियोक नदी को देखा जाए तो मध्य एशिया के जो यारकंडी है और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के रूप में इसे जाना जाता है। तो इस तरीके से मृत्यु की नदी एक बार प्रश्न बना था, तो किसको कहते हैं? सियोक नदी। नाम से भी आ रहा है श्योक, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। जास्का नदी जास्का श्रेणी के जो सरचू नामक पठारी है, मतलब एक भाग है पठारी भाग, वहां से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश व लद्दाख वाला जो क्षेत्र है उसकी सीमा पर अवस्थित है। यह नदी पहले उत्तर दिशा और फिर पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होते हुए नीमू के नजदीक सिंधु नदी में अपना जल गिरा देती है, ठीक है? तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खबान याद रखिएगा, या फिर शेर मुख के उपमा दी जाती है। तो प्रश्न बन सकता है, सिंगी खबान किस नदी को कहा जाता है? तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, सिंधु नदी को। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपसे छूट जाते हैं पढ़ते समय, तो जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा टफ प्रश्न हो जाता है, ठीक? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो आपकी सिंधु की सहायक नदी है। जैसे सबसे पहले झेलम, तो झेलम की अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता एक होगा कि यह पीर पंजाल पर्वत की जो पदस्थली है ना, उसमें स्थित जो वेरीनाग झील है उससे निकलती है। जैसे अगर बात करें पीर पंजाल मतलब मध्य हिमालय, जो मध्य हिमालय उसका भाग हो गया ये, ठीक है? तो उसी के पदस्थली में मतलब जो नीचे आएंगे तो एक झील है जिसका नाम है वेरीनाग झील, वहीं से ये नदी निकलती है। ये नदी मतलब झेलम नदी निकलती है, ठीक है? और अगर देखा जाए तो वहाँ से निकल कर जो श्रीनगर है उसके निकट वुलर झील है, उसमें मिलती है। ये देखिए IAS 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुनः आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के लगभग समानांतर मतलब पैरेलल बहती है। कश्मीर घाटी में जो अनंतनाग है ना, उससे बारामूला तक झेलम नदी आपका नौकागम्य है, मतलब एक तरह से नाव वगैरह चला सकते हैं। झेलम पाकिस्तान में जो छंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है, अतः ये चिनाब की सहायक नदी हो जाती है। तो इस तरीके से झेलम के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं चिनाब के बारे में, जो चिनाब नदी है, ठीक है? देखिए, चिनाब नदी की अगर बात करें तो चिनाब जो है सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा, मतलब हिमाचल प्रदेश में बेसिकली चंद्रभागा कहलाती 2 नदियां हैं, याद रखेगा। अभी थोड़ा सा आगे देखा जाएगा तो ये नदी जो बारालाचला दर्रा है ना, उसके दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है, और ये दोनों केलांग के निकट तंडी में मिल जाती है, फिर इसका नाम पूरा आपका यहाँ पे हो जाता है क्या? तो इस तरीके से आपका देखा जाए सिंधु मतलब चिनाब नाम हो जाता है, एक तरीके से याद रखिएगा, ठीक? अब बात करें यहाँ पे रावी नदी, तो रावी नदी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसका जो उद्गम है ये कांगड़ा एक तरह से जिला पड़ता है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में ही। तो वहीं पे एक दर्रा है रोहतांग दर्रे, उसके समीप से निकलती है, और ये चंबा घाटी में प्रभावित होती है तथा पाकिस्तान में सराय सिंधु के समीप चिनाब नदी में जाके अपना जल गिरा देती है, फिर वहाँ पे मिल जाती है। इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है। इसकी घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। व्यास सतलज की सहायक नदी है एवं कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर ये किसमें मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। कौन? व्यास नदी, ठीक है? अब बात करें हम लोग यहाँ पे सतलज नदी की, किसकी? सतलज नदी की बात करें तो सतलज बेसिकली देखा जाए तो सतलज नदी जो है मानसरोवर झील है, उसके समीप एक ताल पड़ता है जिसको राकस ताल कहते हैं, वहां से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खबाम की संज्ञा दी जाती है, ठीक है? और यह एक पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसीडेंट नदी है, मतलब आपको पता है कि जो पहाड़ियां उसको काट के आगे बह रही है, तो इसलिए एंटीसीडेंट अर्थात पूर्ववर्ती नदी है, जो कि हिमालय को काटकर जो सिपतिला दर्रे है उसके पास से भारत में
अर्थात हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका शिवकिला, प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। प्रसिद्ध जो भाखड़ नागल बांध है सतलज नदी पर ही बनाया गया है। और व्यास नदी हरिके के निकट सतलज में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां उसके बारे में पढ़ा। यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से मतलब यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं जो बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे सिंधु, तो सिंधु आप सबको पता है कि ये कहाँ से निकल रही है, तो बोकुलचुक जो हिमनद है मतलब मानसरोवर जो है उसी के निकट है, वहां से निकलती है। इसकी टोटल लेंथ 2880 है। भारत में देखा जाए तो 1114 किलोमीटर है, ठीक, लगभग 1500 कह सकते हैं, ठीक है। अरब सागर में अपना जल गिराती है। सहायक नदी इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, श्योक, सिगार, गिलगित, सतलज, चिनाब, ये सब हो गया, ठीक है, हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ पे बात करें सतलज, तो ये राजस्थान से निकल रही है, ठीक है, और इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग आपका 1500 है। भारत में आपका 1050 है। नहीं, यहाँ पे हाँ ये इसकी बात है। चिनाब नदी की बात मतलब इसकी सहायक नदी यहाँ पे देखा जाए मुहाना कहाँ पे, तो चिनाब नदी में अपना जल गिराती है, मतलब सतलज नदी जाके अपना जल चिनाब में गिरा देती है। व्यास, स्पीति, बसपा इसकी सहायक नदी, ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न बन जाते हैं। चिनाब की बात करें तो जो आपका बारालाचला दर्रा है ना, वहां से निकलती है, 1180 इसकी लेंथ है। सतलज नदी इसकी सहायक नदी वही, और झेलम, रावी, तवी इसकी एक तरीके से मतलब यहाँ पे ये क्या क्या कह रहा है, अपना संगम हुआ ना, मतलब कहलाती आगे वही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे रावी जो रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, बस इतना से 725 किलोमीटर इसकी लेंथ है। व्यास जो है रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है, 470 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और झेलम आपका वेरीनाग झील से निकलती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा बस। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, ठीक हो गया। चलिए आगे देखा जाए। अब यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। देखिए गंगा नदी तंत्र की अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 25 इसकी क्या है, मतलब 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है। एमपीपीसी से बताइए सीधे, ऐसे ही प्रश्न 2018 में पूछ लिया था कि भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा उसकी लेंथ कितनी है। देखिए यहाँ पे पूछा है ना, ठीक। इस नदी का उद्गम जो होता है वो बेसिकली देखा जाए तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट जो गंगोत्री है ना, गंगोत्री हिमानी, वहां से होता है। और यह भागीरथी नाम से जानी जाती है। होता बेसिकली क्या है कि जो आपकी गंगा नदी है ये आपका यहाँ से निकल रही है, इसको कहते हैं गोमुख या फिर गोमूत्री, गंगोत्री, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से भागीरथी नाम से निकलती है। और इधर से एक नदी सतोपत जो आपका ग्लेशियर वहां से आती है अलकनंदा नाम से। ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे, तो देवप्रयाग में, ठीक है। ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। फिर जो नदी इस तरीके से आगे जाती है इसी को हम लोग कहते हैं गंगा, ठीक है। तो यही चीज अभी आपको यहाँ पे मैप के माध्यम से देखने को मिलेगा। उससे पहले ही मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी जो कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपस में मिलती है, एक संगम बनता है। फिर क्या होता है, जो गंगा नदी इसका निर्माण होता है। अलकनंदा की बात करूँ तो इसका उद्गम बेसिकली जो सतोपंथ हिमानी है वहां से होता है। ये चमोली, टिहरी और जो पौड़ी, गढ़वाल जिले से होकर प्रभावित होती है। सुप्रसिद्ध जो तीर्थ आपका है बद्रीनाथ, अलकनंदा के तट पर है। ये कभी कभार प्रश्न बन गया तो याद रखिएगा। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा व विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट परस्पर मिलती हैं। तो अभी हम लोग जो पंच प्रयाग है उसको भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात करें गंगा की, ठीक। पिंडर नदी बेसिकली देखा जाए तो जो अलकनंदा से आके मिलती है कर्णप्रयाग में, ठीक है, बाएं तरफ से मिलती है। जबकि मंदाकिनी नदी जो है ये रुद्रप्रयाग में किससे, अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। और ये दाहिने पर मिलती है, दाहिना तट है उस पर मिलती है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो मंदाकिनी नदी है दरअसल ये रुद्रप्रयाग में मिलती है, लेकिन ये अलकनंदा से दाहिनी ओर से आके मिलती है। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अगर ध्यान दें तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। यह भी आपको उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है। यह नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रभावित होती है और गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसमें दाहिनी ओर से यमुना प्रयाग के निकट मिलती है, मतलब वही इलाहाबाद में मिलती है। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो टोंस व सोन नदी है। तो इस तरीके से इसको भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिए। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि क्रम से इलाहाबाद के बाद जो पटना वाला रीजन है उसमें गंगा में मिल जाते हैं जो सोन नदी है, ठीक। इस तरीके से इसको भी याद रखिएगा। गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली मुख्य नदियां जो सहायक नदियां हैं वो इस प्रकार, जैसे पश्चिम से पूर्व की अगर मैं बात करूं, पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें तो सबसे पहले रामगंगा मिलती है, फिर वरुणा नदी, फिर गोमती, फिर घाघरा जिसको सरयू कहते हैं, फिर गंडक नदी, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी और सबसे अंतिम में आपका महानंदा नदी जो है ये गंगा में आके मिलती है। गंगा नदी की अगर बात करें तो सबसे अधिक इसकी लंबाई कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर,
गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली नामक दो प्रमुख जो वितरिकाएं हैं उसमें बढ़ जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए, जब आपसे कहे वितरिकाएं, तो वितरिकाएं क्या होता है कि मान लीजिए इस तरीके से एक नदी आ रही है, अब इस तरीके से एक भाग में बट गई, इस तरीके से एक भाग में बट गई। इसमें ये होता है अंतर थोड़ा सा वितरिका और सहायक नदी में। तो सहायक नदी किसी बड़ी नदी में अपना जल जाके गिराती है या फिर मिल जाती है, लेकिन जब वितरिकाएं होंगी ना, तो ये अपना जल जाके समुद्र में गिराएगी और ये भी अपना जल जाके समुद्र में गिराएगी। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें आगे देखा जाए। ये हो गया। हाँ, ठीक है। जिसमें पुनः नहीं मिलती है वही चीज यहाँ पे कह रहा है। देखिए क्या लिखा भी यहाँ पे, दो प्रमुख वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं। अगर ध्यान दें तो वितरिकाएं अर्थात डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, तो मुख्य नदी से निकलने वाली ऐसी छोटी नदी जिसमें जिसमें वह पुनः नहीं मिलती है। ठीक है, इस तरीके से इनको वितरिकाएं कहते हैं। जैसे हुगली आपकी नदी हो गई, ठीक। आगे छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी हुगली में आकर मिलती है। मुख्य नदी भागीरथी पश्चिम बंगाल के फरक्का जो स्थान है, फरक्का स्थान से बांग्लादेश में चली जाती है, जहां वो पहले पद्मा, मतलब बांग्लादेश में जो गंगा है उसको पद्मा नाम से मतलब जाना जाता है। यहाँ से गंगा कई धाराओं में बटकर डेल्टाई मैदान वाला जो क्षेत्र है उसमें दक्षिण को बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे याद रखने वाली बात एक और है कि जो पाबना है उससे पूर्व गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश में यमुना नाम से, माफ करिए सॉरी, जमुना नाम से जानी जाती है, पद्मा में मिलती है। संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। चांदपुर के पास मेघना इसमें आकर मिलती है। तत्पश्चात ये मेघना नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और अंत में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण ये दोनों नदियां करती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी गंगा नदी के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस जो मैप है इसको देखिए। देखिए यहाँ से आपका नदी निकल रही है ये, तो ये गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री है। यहाँ से नदी जो निकल रही है इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं भागीरथी। ये आपकी भागीरथी नदी आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए क्या है, तो यहाँ पे ये केदारनाथ है, ठीक है। यहाँ केदारनाथ है। और एक तरीके से देखा जाए, थोड़ा सा हम लोग और बात करें यहाँ पे, तो ये जो एक नदी है सतोपथ ग्लेशियर या हिमानी से निकलती है, जिसका नाम है अलकनंदा, जो कि सब में कॉमन रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसिकली किसकी, तो गंगा की ही। तो यहाँ पे देखिए जो भागीरथी नदी है इस तरीके से आगे बहती है, फिर ये आके यहाँ पे मिलती है इस तरीके से। ये आके आगे कहाँ पे, जो अलकनंदा नदी है इससे मिल जा रही है, अलकनंदा है, इससे आके यहाँ पे मिल रही है ये वाला रीजन। तो ये क्या कह रहा है? देवप्रयाग, ठीक है। ये देवप्रयाग आपका है जहाँ पे गंगा और अलकनंदा आपस में मिलती हैं और फिर आगे ये गंगा नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए भागीरथी नदी पे आपका भील गंगा और जो भागीरथी इसके संगम पे एक बांध है टिहरी बांध। अब ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर यहाँ पे दिया तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे देखा जाए तो ये मंदाकिनी आ रही है, जो कि रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल रही है। अब ये कर्णप्रयाग है, यहाँ पे देखा जाए तो ये नदी कौन सी है, तो इस तरीके से आप लोग को पता होगा कि ये पिंडर नदी है। ये पिंडर नदी है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, पिंडर नदी है। और यहाँ पे फिर से ये अलकनंदा सब में कॉमन, ये अलकनंदा ही आ रही है, ठीक है। अलकनंदा ही आ रही है। और ये नदी कौन सी है, तो ये नदी आपकी नंदाकिनी है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है, तो नंदप्रयाग में मिलती है, ये नंदप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी नदी है, तो ये नदी आपकी धौली गंगा। धौली गंगा मतलब आपका यहाँ पे मिलेगी किससे, अलकनंदा से, और यहाँ से ये अलकनंदा निकली है। तो ये जो आपका प्रयाग बनता है ये आपका विष्णु प्रयाग है। तो देखिए वन, कर, देव, इस तरीके से देखिएगा ये क्रम होता है। कभी कभार पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण वाला। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए देव प्रयाग। तो ये याद क्या, VNKR दे डी, मतलब इसको मैं लिखता हूँ क्या, वन कर देव, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ वन कर देव, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया, तो सबसे समझ में आया यहाँ पे देखा जाए तो अलकनंदा में एक नदी आके मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा, तो वो जो प्रयाग बन रहा है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो कैसे याद करिए, देखिए विष्णु भगवान है भैया, तो उनके पैरों की धूल भी मिल जाए तो हम लोग क्या हो जाए, तो एक तरीके से पूरा जीवन सफल हो जाए ना। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये विष्णु प्रयाग हो गया। अब इसके बाद देखा जाए तो नंदाकिनी, जो आपका नंदाकिनी नदी है की मिलती है कहाँ पे, तो आपका अलकनंदा से नंद प्रयाग में। तो यहाँ पे नंदाकिनी नंद प्रयाग, तो नाम से ही एक तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा देखा जाए तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका कर्ण प्रयाग बन रहा है, इसकी अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए कर्ण प्रयाग मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो कर्ण थे, मतलब सॉरी, जो आपका यहाँ पे देखा जाए, देखिए कैसे याद करें, जैसे कर्ण, जो कर्ण जी थे वो एक तरीके से दान बहुत करते थे, तो पिंड ऐसे होता है ना, एक तरीके से दान वगैरह। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। इस देखिए याद करने का तरीका है, और बाकी तो आपकी इच्छा, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है। और यहाँ पे ये कौन सी नदी है, ये अलकनंदा हो गई। और यहाँ पे देखा जाए रुद्रप्रयाग, तो ये आपका मंदाकिनी होगी ना, ये यहाँ पे देख सकते हैं आके मिल रही है। तो इसको याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पे लिखा भी है, तो एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पीछे से पूछा था 16 में,
तो देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग तो अलकनंदा पिंडर, नंदप्रयाग आपका अलकनंदा नंदाकिनी और विष्णुप्रयाग मतलब आपका यहाँ पे धौलीगंगा और विष्णु गंगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सारी चीजें लगभग मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज यार ये देखिएगा, ये गंगा की सहायक नदियों का संगम कहाँ पे ना, ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो देवप्रयाग में सहायक नदी अलकनंदा है, कन्नौज में जाके जो कन्नौज स्थान है वहाँ पे गंगा में नदी मिलती है रामगंगा। ठीक है, और प्रयागराज में आपको पता है यमुना मिलती है, गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है, कैथी एक जगह पड़ती है वहाँ पे, छपरा में इसमें घघरा आके मिलती है गंगा में। ठीक है, गंगा की सहायक नदी आई है। पटना में सोन नदी जाके मिलती है, हाजीपुर में गंडक मिलती है, कटिहार में कोसी और मालदा में महानंदा जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को याद रखिएगा। बाकी तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो भारत में जो गंगा के जल के निकासी क्षेत्र वो राज्यभर कितने हैं, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये अरेंज करने के लिए पूछा था कभी का, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसके आगे, यहाँ पे ये जो प्रश्न है यहाँ से देखिए, ये कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो निर्माण करती है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है। अगर ध्यान दें तो अगले पृष्ठ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का विवेचन अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, उसको छोड़िए। यहाँ पे लिखा कि गंगा नदी उत्तराखंड में लगभग 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, वो पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर अपना दूरी तय करती है। लेकिन एक स्टेट और छूटा है, कौन सा बताइए? वो आप लोग का काम है, थोड़ा सा उसमें बहती है क्योंकि गंगा 5 स्टेट से बहती है। कौन कौन से? यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल दिया, एक और स्टेट है जिसका मतलब जो आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, लेकिन 5 स्टेट्स में आपका गंगा बहती है। यहाँ पे देखा जाए तो डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका है, जहाँ पे बहुत सारे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए, हुगली जो है विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदियों में से एक है। इसी की नदी तट पर कोलकाता बंदरगाह, जिसे पूर्व में लंदन मतलब पूर्व का लंदन कहते हैं। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी जो सहायक नदी है वो आपके यहाँ पे है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, इस चार्ट के माध्यम से अगर आप लोग समझना चाहें तो यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं, इस तरीके से आपका जो यमुना नदी है और गंगा नदी है, इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका यमुना जा रही है, तो इस तरीके से इलाहाबाद में गंगा में आके यमुना मिल रही है। ठीक, आगे फिर इस तरीके से गंगा बढ़ते हुए कहाँ पे जा रही है, तो आपका मेघना नाम से इस तरीके से आपका पूरा डेल्टा बना दे रही है। ठीक, चलिए ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। ये घाघरा और उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, घाघरा मिलाप जो हिमानी है ना, वहां से इसको कहते हैं आपका क्या, मापचा या मापचा या चोंगो हिमानी कहते हैं, वहां से निकलती है घाघरा, याद रखिएगा आप लोग। शारदा नाम से निकलती है, फिर एक नदी आपका कटपाली यहाँ पे आके मिलती है, फिर आगे इसका नाम घाघरा, सरयू जैसा कि पता है अयोध्या की नदी की तरफ है ना, फिर छोटी गंडक, फिर इस तरीके से राप्ती वगैरह मिलकर फिर ये आपका चली जाती है। ठीक, ये सारी चीज याद रखें। ये देखिए यमुना और जो चंबल है उसकी सहायक नदियां इस तरीके से हैं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये चंबल पूरा जा रही है, छिपरा से सहायक नदी काली सिंध है, पार्वती है, ठीक है, कूनू है, ये सब इसकी सहायक नदी है। और ये यमुना ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टोंस और हिंडन इसकी सहायक नदी होती है। फिर इटावा के निकट आपका जो यहाँ पे देखा जाए तो इटावा के निकट इसमें कौन सी नदी आके मिल जाएगी, चंबल इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है, फिर आगे यमुना जाती है, तो जैसे सिंध, बेतवा, केन, ये सब इसकी सहायक नदी किसकी, यमुना की हो जाती है। प्रश्न कई बार आपसे पूछा भी गया है, तो ये चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, यही क्रम भी आपका बन जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा हम लोग बात करें, तो ये यमुना नदी तंत्र के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से देखिए, हाँ ये यहाँ से देखना है, यमुना नदी तंत्र जो है गंगा नदी तंत्र की, मतलब यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए जो कि नदी आपकी यमुना है, ये बंदरपुछ एक श्रेणी है, उस पर यमुनोत्री हिमनद है, वहां से ये निकलती है। अगर ध्यान दें तो बंदरपुछ श्रेणी उत्तर काशी में स्थित है, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां यमुना की दाहिने तट पर आकर मिलती हैं। ये सभी मालवा के पठार से बहती हैं। इसके बाईं तट पर मिलने वाली नदियों में टोंस, हिंडन, करेन व सिंगर प्रमुख इसकी सहायक नदी है। इस तरीके से आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए तो सोन नदी जो है, ये बेसिकली अमरकंटक की पहाड़ी है ना, अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां से नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलकर उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है और पटना के समीप ये किसमें, तो गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? तो सोन नदी। और इस नदी में रेत में सोने के कण कुछ पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम एक तरीके से स्वर्ण नदी आपका हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए।
इसी में आगे देखा जाए दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इसका उद्भव जो होता है छोटा नागपुर पठार वहां से होता है, बीपीएससी 1994 में पूछा है। और यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। भ्रंश घाटी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक भूमि का ये टुकड़ा था, ये एक भूमि का टुकड़ा था, किसी के कारण मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा इधर उठ गया और ये वाला हिस्सा इधर उठ गया और बीच का धंस गया, तो ये जो नदी इस तरीके से बहेंगी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए बीपीएससी 97 में मतलब 1997 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आगे इसी में देखा जाए तो कह रहा है कि यह नदी अर्थात आपका जो दामोदर नदी है झारखंड व पश्चिम बंगाल में बहती है। इस नदी पर ही दामोदर घाटी निगम जो है माफ करेगा, ये स्वतंत्रता के बाद तुरंत बना था 1948 में। ठीक है, स्थित है। अगर ध्यान दे तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। यूपी से 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर ध्यान दें इसी में तो 1938 में इस नदी से एडन नहर निकाली गई थी, ये भी कई बार पूछा है, जिसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। पीसीएस में देखिए पूछा है ना। इस नदी को इसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल मतलब बायोलॉजिकल डेजर्ट की उपमा प्रदान की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से आप लोग सारे फैक्ट को क्या कर रहे हैं तो याद करते हुए चल रहे हैं। ठीक, और अगर हम लोग आगे ध्यान दें तो भारत की पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियों में दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जो कि निम्नावल अर्थात डाउन वॉफिंग जो होती है ना उसके निर्माण के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जब आगे जा रही है ना तो इसका ढलान है, तो ये जो एक तरीके से पठार है उसको काटते हुए भ्रंश बना देती है ना, मतलब एक तरीके से भ्रंश बना हुआ उसमें बहती, इसीलिए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये आपके आईएएस 1998 में पूछा हुआ था, तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करें कोसी नदी की, तो कोसी नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी तो गंगा की वैसे आपकी यमुना है, लेकिन इनमें से एक है। ये 7 नदियों से मिलकर बनती है, जिनमें सोन, अरुण एवं तमोर, कोसी प्रमुख है। ये 3 नदियां इसमें प्रमुख है। ये नदी महान हिमालय की श्रेणी में गहरा खड्ड बनाने के उपरांत इसमें पूर्व की ओर से एक नदी तमोर और पश्चिम की ओर से एक नदी है सोन आकर मिल जाती है। शिवालिक पहाड़ी को पाट कर कोसी नदी एक विशाल जलोढ़ पंख का निर्माण करती है और यह जयनगर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। कोसी भयंकर जल प्लावन और मार्ग परिवर्तन हेतु एक तरह से प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसा प्रश्न भी आपसे देखिए पूछा गया है बीपीएससी 2000 में। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है। अब चंबल नदी की बात हो रही है, तो ये जो मालवा पठार है ना वहां में एक पहाड़ी पाई जाती है, जाना पाव पहाड़ी, वहां पे स्थित महू के निकट से ये निकलती है। कौन सी? चंबल नदी। और अगर देखा जाए बूंदी, कोटा एवं धौलापुर जनपदों से होती हुई यह नदी यमुना में मिल जाती है। और यह नदी अपने प्रवाह के दौरान ढाल का अनुसरण नहीं करती है, अर्थात ये एक अध्यारोपित नदी है। कैसी? अध्यारोपित नदी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि चंबल कैसी नदी है? तो एक अध्यारोपित नदी है। ठीक है, अगर ध्यान दे तो चंबल मतलब ध्यान दे तो देश में चंबल और सोन यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ से देखा जाए, नदियां अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ये ऐसा यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया था। अन्य तथ्य के लिए बॉक्स में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं जिनको हमें देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, और वैसे ये जो यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से चार्ट दिए गए हैं ना, इनका मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार अंतिम समय में रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ से प्रश्न आपके सहायक नदी, उद्गम स्थल और इसका लेंथ से लेके आता है। ठीक है, यही सब प्रश्न आते हैं। सबसे पहले गंगा की बात करें तो गंगोत्री के निकट से ये निकलती है। 2525 इसकी मतलब किलोमीटर इसकी लेंथ है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदियां देखा जाए तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। इसके बाद यमुना की बात करें तो यमुनोत्री से निकलती है, बंदरपुर जो आपका हिमानी है। ठीक है, प्रयागराज में ये किससे? तो गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां इस प्रकार है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। और बाकी चंबल नदी ये महू मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जनापा पहाड़ी से निकलती है। 960 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इटावा के निकट इटावा के निकट यमुना में कन्नौज में मतलब इटावा के निकट यमुना मिल जाती है। काली सिंध, बनास, पार्वती, छिपरा ये सब इसकी सहायक नदी है। रामगंगा की बात करें तो ये दूधा टोली श्रेणी है ना, पौड़ी गढ़वाल के निकट में, तो वहां से निकलती है। कन्नौज के निकट ये गंगा मिल जाती है। खो इसकी सहायक नदी है। इस तरह घाघरा की बात करें तो मापचू चुंग एक आपका ग्लेशियर है, तिब्बत में पड़ता है, वहां से निकलती है। 1080 इसकी लेंथ है। और छपरा सीमा पर गंगा में मिल जाती है। चौका, चोटी ये सब, राप्ती ये सब इसकी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। गंडक की बात करें तो बृहद हिमालय अर्थात नेपाल से निकलती है। भारत में 425 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पटना के समीप सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। काली गंडक, त्रिशूल गंगा ये सब इसकी सहायक नदी है। कोसी की बात करें तो कोसाई थान जो है ना आपका, गोसाई थान शिखर है जो कि तिब्बत के पठार के में पड़ता है, वहां से निकलती है।
और इस तरीके से इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक, ये सब देख सकते हैं आप लोग। यूपीआरओआर में पूछा हुआ है, यहाँ पे बेतवा नदी की बात करें तो विंध्य पर्वत रायसेन जिला वहां से निकलती है, ये पीसीएस में पूछा गया है। 480 किलोमीटर इसकी लेंथ है, हमीरपुर में ये यमुना से मिलती है। यूपीआरओआर 2014 में पूछा हुआ प्रश्न, याद रखिएगा। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियां ना, वहां से जो मैकाल पर्वत उसकी एक तरह से चोटी वहां से निकलती है और 780 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पटना के समीप गंगा मिल जाती है। रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपत, कन्हार इसकी सहायक नदी है। दामोदर तो ये छोटा नागपुर से निकलती है। हुगली इसकी सहायक नदी है, मतलब हुगली में अपना जल गिराती है। और कोनार, जमुनिया और बराकर इसकी सहायक नदी है। केन कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, सतना मध्य प्रदेश में। बांदा के निकट ये यमुना मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखा जाए, पुनपुन कई बार पूछा है, पुनपुन बेसिकली गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये पठारी बागी जो झारखंड वहां से निकलती है, इस तरीके से आपका पटना में फुतुआ में मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज कर्मनाशा नदी बेसिकली मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से कैमूर श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। गोमती नदी ये याद रखिएगा, पीलीभीत जिला है दक्षिण उत्तर प्रदेश का, वहां से निकलती है। और मैदानी भागों से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से मात्र एक यही नदी है जो कि मैदानी भागों से निकल रही है। क्या नाम है इसका? गोमती, जो कि फुलहर झील से निकलती है। और ये गंगा में कहाँ पे? तो गाजीपुर में मिल जाती है, कैथी एक जगह पड़ती है वहां पे, ठीक है। शारदा नेपाल हिमालय से निकलती है। और दरअसल देखा जाए कि हिमानी है, मिलाम हिमानी, यहाँ पे देखा जाए तो वहां से निकलती है, ठीक है। और बाराबंकी अर्थात उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी आप देखिए लखनऊ के बगल में जिले में, मतलब क्या करती है तो घाघरा में आके मिल जाती है। इसकी सहायक नदी गौरी गंगा, पूर्वी धौली गंगा, इस तरीके से ये पीछे से पूछा गया पर, ठीक है। चलिए, और महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में फरक्का पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये कुछ जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। बाकी ये सब चीजें तो आप लोग को पता होगा, प्रश्न उत्तर है, पीवाईक्यूज है, सब कुछ, तो इसको हम लोग देखते हुए चलते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो मैदानी भाग में, यहाँ पे देखिए मैदानी भाग में गंगा उसकी सहायक नदियां, जैसे कि गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं तो रामगंगा है, घाघरा नदी है, बूढ़ी गंडक है, महानंदा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है और आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। ये मैदानी भाग में गंगा उसकी सहायक नदियां हैं। और गंगा के दाएं तरफ से बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली है। अब गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है भैया? तो यमुना हो गई, टोंस हो गई, आपका सोन नदी हो गई। गंगा की सहायक नदियां का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? तो इस तरीके से देख सकते हैं, यमुना, रामगंगा, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली और ब्रह्मपुत्र। तो इस तरीके से ये सारे फैक्ट आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में लगभग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे हम लोग, जल्दी से इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देश अर्थात तिब्बत, मतलब वो चीन वाला रीजन हो गया, भारत, भूटान व बांग्लादेश में फैला हुआ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट याद है, अगर ध्यान दें तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो आपका सांगपो या फिर यालुंग जांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। पहले तो इसका नाम भी याद रखिए, ठीक है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड व सिक्किम राज्यों में इसका जो नदी तंत्र फैला हुआ है, किसका? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का, ठीक है। यह नदी तिब्बत के सांगपो, जो आपका एक तरीके से जगह है, वहीं पे एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चोमयांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, या फिर नाम है आंशिक ग्लेशियर, वहां से निकलती है। और ये गंगा में मिलने वाली नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। भारत में से लाल नदी की संज्ञा दी जाती है। दरअसल क्या होता है ना कि उधर जो बेसिकली जो मिट्टी है थोड़ी सी लाल मिट्टी है, तो वो कण उसके नदी में आ जाते हैं, तो जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। उसे इसका एक तरीके से देखा जाए तो आध्यात्मिक कथा भी है, तो आप लोग जानते भी होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मानसरोवर झील में जो मरियम ला दर्रा है ना, उससे पृथक होता है। अपनी उत्पत्ति के स्थान से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इस तरीके से बहती है। अगर आप लोग देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से बहती है ना, इस तरीके से आती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1200 किलोमीटर एनसीईआरटी के हिसाब से मुख्य हिमालय की श्रेणी के समानांतर, जो मुख्य हिमालय उस श्रेणी के समानांतर बहते हुए बाद में थोड़ा सा क्या करती है, तो दक्षिण की ओर तीव्र मुड़ बनाते हुए नामचा बरवा जो है ना, उसके निकट हिमालय को काटते हुए एक गहरे कैनियन का निर्माण करती है। और ये भारत की सबसे गहरी नदी भी है, ठीक है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और इस ध्यान दें, स्मरणीय रहे, तो तिब्बत में जो रांगपो सांगपो है, ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो इस तरीके से अगर मैप की, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहूंगा आप लोगों से, तो इस तरीके से अगर आप लोग भारत का मैप देखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पहला हिमालय हो गया, इस तरीके से यहाँ से निकली है ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से ये आपकी बह रही है। अब यहाँ पर तीव्र ढाल बना के इस तरीके से भारत में प्रवेश करती है, जो नामचा बरवा का। तो इस तरीके से यही चीज यहाँ पे मैप के माध्यम से आप लोग समझ सकते थे, ठीक। चलिए आगे देखा जाए।
आगे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन-कौन सी है? देखिए प्रमुख सहायक नदियां दाएं तट से बाएं तट से यही प्रश्न बनता है, तो ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर नोट करना चाहे तो मेरे साथ नोट कर सकते हैं। वैसे मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो आप लोगों को ये मार्क लगाई वाली पीडीएफ आप लोग कह रहे हैं, तो वही प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन-सी? तो रांगो, सांगपो ये हो गई, ठीक है? अगर ध्यान दें तो भारत में प्रशिष्ट होने से ठीक पहले ब्रह्मपुत्र नदी मतलब भारत में एंटर करने से ठीक पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये एक तीव्र यू टर्न आपका मोड़ बनाती है या फिर यू टर्न लेते हुए जो आपका जिसे हम लोग भूवैज्ञानिक कारण तथा तरुण हिमालय जो है उसके कारण बेसिकली क्या उधर ढलान हो गई है, ठीक है? उसके कारण ये अक्ष संघनीय नमन है, तो इसी कारण ये इधर बहने लगती है, ठीक? इस चीज़ को याद रखें, आईएएस 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये नदी सियांग या फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। पासी घाट के निकट जो सदिया नगर है उसके पास पड़ता है पासी घाट, उसके निकट ब्रह्मपुत्र नदी की 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसमें आकर मिलती है, तत्पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, ठीक है? इसके बाद ब्रह्मपुत्र असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ कई सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती हैं, जैसे सुबनसिरी, जिया बरेली, धनसिरी, पुथुमारी, आपका पगलादिया, कोपली और मानस। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन-सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो आप लोग को पता होगा तो आप लोग आसानी से आंसर दे लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से पूरा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक? अब यहाँ पे आगे बढ़ा जाए थोड़ा-सा हम लोग और पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो जो जिया बरेली है ना, जिया बरेली अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से जानी जाती है, ठीक है? जबकि असम में इसे जिया बरेली के नाम से जाना जाता है। आईएएस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखिए जिया बरेली नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? कामेंग नाम से और असम में इसे जिया बरेली नाम से जानते हैं। अगर ध्यान दें तो कोपिली नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है? कामरूप नगर इसी तट पर अवस्थित है। ये आरएस और आरटीएस 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। कामरूप नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? कोपरी नदी के तट। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीपों में से एक है। गुम्फित मतलब इस तरीके से बहुत ही गुम्फित बना देती है, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है द्वीप बन जाते हैं, ठीक है? और स्वाद इतना ज़्यादा लेके जाती है तो द्वीप बना जाती है। तो आप लोगों को पता है कि जो माजुली है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, इसका निर्माण करती है कौन-सा? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है? चलिए, ब्रह्मपुत्र आपका देखा जाए तो धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बहती है और तत्पश्चात गारो पहाड़ी से मुड़कर दक्षिण की ओर जो धुबरी अर्थात गोलापारा है उसके पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम आपका जमुना हो जाता है। जहाँ ब्रह्मपुत्र में तीस्ता नदी आकर मिल जाती है। तीस्ता वही जो सिक्किम से निकलती है ना, कौन सा? यमुना नदी जहाँ से, या फिर हाँ यमुना नदी कौन सा बताइए जहाँ से तीस्ता निकलती है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? और अंत में ये पद्मा जो गंगा है उसमें जाके मिल जाती है। पद्मा बेसिकली देखा जाए गंगा नदी जो है वो मेघना से मिलने के बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना की मुख्य धारा आपका देखा जाए बराक नदी, जिसका उद्गम बेसिकली मणिपुर से होता है, ठीक है? से होता है। बराक नदी मिजोरम तथा असम से होती हुई बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक कि भैरो बाजार के निकट वो ब्रह्मपुत्र है, और जो एक तरीके से देखा जाए गंगा का संगम नहीं है जो मेघना कह रहा है उसमें विलय नहीं हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उसके बारे में पढ़ा। अब थोड़ा-सा हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे तीस्ता के बारे में। तीस्ता के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए तीस्ता के बारे में बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मैं प्रश्न पूछा था यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका उद्गम बेसिकली सिक्किम राज्य में से जो आपका चोलामू झील है ना, जिसकी ऊंचाई लगभग 7000 मीटर है, वहां से होता है। इसकी सहायक नदी आपका रंगीत है, जो कि सिक्किम रंगोत हिमनद से निकलती है। आईएएस 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आप जानते हैं ये विश्व की छत जिसको द रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, उपमा से सुप्रसिद्ध तिब्बत के पठार जो कि समुद्र तल से लगभग देखा जाए 4875 मीटर क्या है तो ऊंचा है। इसे चिंग तांग और आपका क्वाई खाई या फिर घिंगई तिब्बत पठार तिब्बत पठार भी कहा जाता है। इस पठार का क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किमी में है, और यहाँ से निकलने वाली कुछ प्रमुख जो नदियां इस प्रकार है, जैसे हांगो जिसको पीली नदी कहते हैं, यांगसिंग, ठीक है, सिंधु, आपका सतलज, मेकांग, ब्रह्मपुत्रा, साल्विन नदी, इरावदी नदी, कर्नाली नदी, याद रखिएगा। अब हम लोग आ गए कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारतीय नदी, ठीक है? प्रायद्वीपीय भारतीय नदियां देखने पेनिनसुलर रिवर, ठीक है? जो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। देखिए अगर प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों की मैं बात करूँ तो जो भारतीय प्रायद्वीप अपवा की कतिका विशेषता है, एक प्राचीन स्थिर भूखंड के जो था ये एक प्राचीन स्थिर भूखंड है, अभी तक इसमें उतना हलचल नहीं हुई है। अगर ध्यान दें तो प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की तुलना में अधिक क्या है तो पुरानी है, मतलब बूढ़ी है, कुल मिलाकर के सिंपल से समझिए। और ये प्रौढ़ावस्था में मतलब बूढ़ी हो चुकी है।
प्रौढ़ावस्था में प्राप्त कर चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर थोड़ा-सा इस चार्ट के माध्यम से आप लोग देखना चाहें, तो इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा-सा एक नज़र में आप लोग को थोड़ा-सा बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी जो तंत्र है, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं से भी प्रश्न बन जाए ना, तो 100% उसे सॉल्व करना है। कोशिश यही करना है कि सॉल्व करना है, ठीक? देखिए ब्रह्मपुत्रा की अगर मैं बात करूँ, तो ये कहाँ से निकल रही है? तो चुंगयांगडिंग ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक? पद्मा नाम से ये बेसिकली जो पद्मा गंगा नदी है कहाँ पे? तो वहाँ बांग्लादेश में, उसमें जाके अपना जल गिराती है। 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। भारत में देखा जाए तो 916 किलोमीटर ये बहती है। अब दाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ इस प्रकार है: सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, जिसको कि कामेंग कहा जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जिया भरेली असम में कहा जाता है। आइए पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। मानस, संकोश और तीस्ता आदि नदियाँ जो कि इसके दाईं ओर से मिलती हैं। बाईं ओर से मिलने वाली धनसिरी, कोपिली, दिसांग, दिखो, बूढ़ी दियांग, इस तरीके से नदियाँ हैं, ठीक है? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एवं तेजपुर ब्रह्मपुत्र के नगर, मतलब जो एक तरह से देखा जाए तट पर बसे हैं। ये शहर है गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, ठीक? अब लोहित की बात करूँ मैं थोड़ा-सा, लोहित नदी, तो ये पूर्वी तिब्बत में जो एक जगह पड़ती है, ज्यालचू पर्वत है, वहाँ से निकलती है। दरअसल ये सियांग नदी है, उसमें जाके अपना एक तरीके से जल गिरा देती है। अरुणाचल प्रदेश व असम में प्रवाहित होती है ये। तो ये ऐसा आपका आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न 2014 में, याद रखिएगा। कौन सी नदी? तो लोहित नदी। दिबांग नदी की बात करो, तिब्बत की जो मिसमी हिल है वहाँ से निकलती है। ये भी आपका सियांग में अपना जल गिराती है। और अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये थोड़ा-सा याद रखिए, ये मैं फैक्ट छोड़ रहा था लोहित के बारे में। ये किबुतु नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। किबुतु मतलब क्या? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ना, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, हाँ, सबसे पूर्वी बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा, ठीक? चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखा जाए, तो दिबांग की बात कर रहे थे हम लोग, तो मिसमी हिल से निकलती है। यहाँ पे देखिए, इसे सहायक नदी की बात करें, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक? और यहाँ पे देखा सुबनसिरी, जो कि ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तिब्बत के हिमालय से निकलती है, ठीक? और ये तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश व असम में पे लैसांग पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसके जल संग्रहण क्षेत्र में ईटंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। और अगर बात करें कपिली नदी के साथ धनसिरी मेकिर पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है, ठीक? इसकी सहायक नदी आपका मोरा, धनसिरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। मानस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मानस जो है, ये जो नदी है, ये तिब्बत हिमालय ना, वहाँ से निकलता है। ब्रह्मपुत्र में अपना, मतलब जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल गिरा देती है। इसकी लेंथ 376 है, ठीक है? और भारत में 104 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। कौन सा? मानस। ये असम में आपका देखा जाए तो जोगी घोपा नामक स्थल पर क्या करती है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसकी घाटी में जो मानस वन्यजीव अभयारण्य है वो स्थापित है, ठीक? संकोच की अगर मैं बात करूं, तो उत्तरी भूटान से निकलती है। ब्रह्मपुत्र से ये, मतलब ब्रह्मपुत्र में ये असम में मतलब एक तरीके से ब्रह्मपुत्र में अपना जल गिराती है, और असम बांग्लादेश की ये, मतलब मध्य सीमा बनाती है। कौन? संकोच नदी। 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 107 किलोमीटर भारत में एक तरीके से इसकी लेंथ है। और अगर देखा जाए तो संकोच यहाँ पे, ये देखिए, ये असम एवं पश्चिम बंगाल की मध्य सीमा बनाती है। और ये याद रखिएगा थोड़ा-सा, ये संकोच इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? यहाँ पे मानस की। मैं भूल रहा था, थोड़ा-सा याद रखिएगा, ठीक? अगर देखा जाए, भारत की सहायता से भूटान में संकोच परियोजना की स्थापना की गई है, जो कि भूटान की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है, ठीक? तीस्ता की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सिक्किम में जो चोलामो झील है, वहाँ से निकलती है। या और ब्रह्मपुत्रा में अपना जल गिराती है, मतलब जमुना में। बेसिकली जब बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा जाती है, तो उसका नाम जमुना हो जाता है, तो वहाँ पे अपना जल गिराती है। इसके तट पर आपका देखा जाए तो जो कालिम्पोंग तथा जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग बांग्लादेश में प्रभावित होते हुए जमुना, मतलब जो नदी, उसमें जल गिरा जाती है। रांगपो, लाचुंग, रंगित, सिवोक व रंगजो इसकी क्या है? तो प्रमुख सहायक नदियां, ठीक? चलिए, सारे फैक्ट हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो ये आपका हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप अपवा की जो कतिया विशेषता, यहाँ पे ये सब हो गया था। अब देखिए, यहाँ पे याद रखिए, प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है, और ये जो प्रौढ़ावस्था है उसको प्राप्त कर चुकी है। उसके बाद से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक? उसके बाद से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक? देखिए, कर चुकी हैं। अर्थात ये नदियां आधार तल, जो बेस लेवल होता है ना, उसको प्राप्त कर चुकी हैं। मतलब ये बहुत पुरानी है, अब ये अपने आधार लेवल पे पहुंच चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में याद रखिएगा। पहला, प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी हैं। दूसरा, ये अपना आधार तल प्राप्त कर चुकी हैं। और उनकी ढाल, जो प्रवणता होती है, जो स्लोप ग्रेडियंट होता है, वो बहुत ही कम है, मतलब मंद ढाल होता है इनका। सिंपल सा, ऐसा बहुत ज्यादा ढाल नहीं है, मंद ढाल इनका है। तो तीसरी विशेषता ये याद रखिएगा, इनकी ढाल प्रवणता क्या है? तो बहुत मंद है, ठीक है? अत्यंत मंद है।
सिर्फ वही इसके सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहां नया जो भर्सन है वो हो रहा है। नदियों ने कम ऊर्ध्वाधर अपरदन तथा अधिक क्षैतिज अपरदन के कारण उथली व चौड़ी खाड़ियों का निर्माण किया। प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्पों जो मिंडार्स होते हैं उनके अभाव होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये मैदानी क्षेत्रों में तो उतना बहती नहीं है, तो बेसिकली इस तरीके से नहीं बहती है, इस तरीके से यही आपके क्या होते हैं, विसर्प होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो मिंडर्स होते हैं अर्थात जो विसर्प होते हैं उनका अभाव देखा जाए तो किन नदियों में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र की नदियां उनमें आपका पाया जाता है, ठीक है। ये वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती हैं। तो ये 12 मासी नदियां नहीं है, चौथी विशेषता। ये सब पॉइंट में लिखते जाइएगा, यही सब आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये इस प्रकार ये नदियां 12 मासी नहीं होती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम बेसिकली मुख्यतः विंध्यन पर्वत, सतपुरा पर्वत व पश्चिमी घाट पर जो श्रेणी है वहां से होता है। यहाँ की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, कुछ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। कुछ नदियां अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ की जो रन है अथवा खंबात की खाड़ी वगैरह में अपना जल गिरा देती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां जैसे नर्मदा ताप्ती हो गई ना, ये भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं और एस्चुरी का निर्माण अर्थात ज्वालामुख का निर्माण करती हैं, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियां। तो इस तरीके से इनको दो वर्गों में बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना जल गिराती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन स्टार्ट करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, तो सबसे पहले नदी है आपका महानदी। महानदी की मैं बात करूँ तो 851 किलोमीटर की लेंथ मिलती है एनसीईआरटी के हिसाब से। वैसे कहेंगे भाई 858-57 इस तरीके से लिखा होता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 851 किलोमीटर की लेंथ है। इसका जल जो प्रवाह क्षेत्र लगभग इतना है, ऐसे ये फैक्ट तो पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के जो सियावा पहाड़ी है वहां से निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर, मतलब पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई जो कटक है ना अर्थात उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी, महानदी, ठीक। बस इतना से याद रखिएगा। अगर देखा जाए पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदियां बहुत पूछता है, शिवनाथ, हंसदेव, मान, ओब, यही सब इसकी सहायक नदी है, ठीक है। जैसे जोक, ओंक, ये भी इसकी, व तिल, दक्षिण कुर। कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो फिर से सुनिएगा, शिवनाथ, हसदेव, मान और ईब उत्तर की ओर से आकर मिलती है किसमें, तो आपका महानदी में। वहीं पे जोक, ओंग, तेल ये दक्षिण से ओर, मतलब दक्षिण से आकर मिलती है किसमें, महानदी में। तो बेसिकली अगर बात करूं यहाँ पे महानदी की सहायक नदी जो आपको याद करना पड़ता है, तेल याद रखेगा, ईब याद रखेगा, ओंग, जोंक याद रखेगा, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें हीराकुंड, अगर देखा जाए हीराकुंड, टिकरा, पारा व नराज इस नदी पर प्रमुख क्या है, तो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखें क्योंकि पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और अगर ध्यान दें तो महानदी की जो अपवाद द्रोणी है इसका विस्तार मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में है। तो इस तरीके से आप लोगों ने महानदी के बारे में पूरा फैक्ट पढ़ लिया, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये महानदी है, इसकी सहायक नदी इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये अपना क्या तो डेल्टा बना दे रही है। चलिए, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। उससे पहले महानदी व उसकी सहायक नदियों की बात कर ले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे। तो महानदी व उसकी सहायक नदी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, देख रही है, पूरा देख रहे हैं। चलिए, चार्ट के माध्यम से हो गया। अब दूसरी नदी हम लोग पढ़ते हैं जो ब्राह्मणी है, वैतरणी है और स्वर्णरेखा नदी है। देखिए, ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदियां जो है छोटा नागपुर पठार है ना, वहाँ पर कराची के दक्षिण पश्चिमी से निकलती हैं। तो पहले ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से अपना एक तरीके से उद्गम होता है इनका, ठीक। और अगर देखा जाए वैतरणी नदी उड़ीसा के कोंगछोर पठार से निकलती है। तो तीनों नदियों के बारे में आप लोगों ने सबसे पहले उद्गम जाना। जो ब्राह्मणी है और स्वर्णरेखा नदी है छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। वहीं वैतरणी नदी की बात करें तो कोंगछोर पठार वहां से निकलती हैं। ब्राह्मणी नदी कोयल और शांख नदियों से मिलकर बनी हुई है, तो ये भी याद रखिएगा, ये 705 किलोमीटर लंबी है। और वहीं वैतरणी और ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो अन्य प्रमुख नदियां हैं। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो 395 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये झारखंड राज्य के रांची के निकट नगड़ी गांव के रानी चुआ नामक स्थान से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुंडू जलप्रपात निर्माण करती है। मतलब हुंडू जलप्रपात किस नदी पे है, आपसे कई बार प्रश्न पूछा है, तो स्वर्णरेखा नदी पे है, याद रखिएगा। और ये मेदिनीपुर व पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर ध्यान दें तो जमशेदपुर अर्थात जो झारखंड में पड़ता है ना, स्वर्णरेखा नदी तथा राउरकेला उड़ीसा जो है ये ब्राह्मणी नदी के तट पर अवस्थित प्रमुख औद्योगिक शहर है। तो प्रश्न बना पीसीएस में, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। ये दरअसल क्या है, जो जमशेदपुर एक शहर पड़ता है आपका झारखंड में, ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। और वहीं राउरकेला जो शहर है उड़ीसा का, ये आपका ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पे देना जरूरी भी था। सही, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा तथा वैतरणी नदियों की मैं बात करूँ तो इनका जल अपवाह तंत्र क्रमशः इतना है।
ये क्रमशः इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग गोदावरी की, किसकी? गोदावरी की। देखिए गोदावरी नदी की मैं बात करूँ तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, जिसकी लेंथ 1400 आपका यहाँ पे देखा जाए 65 किलोमीटर है। तो देश की दूसरी सबसे लंबी नदी आपका कौन सी है? तो गोदावरी है। इसका जल प्रवाह देखा जाए तो लगभग इतना है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र में लगभग आपका 48.6% महाराष्ट्र में, 18.8% तेलंगाना में, 4.5% आंध्र प्रदेश में, व पुडुचेरी में देखा जाए तो यमन वाला रीजन है, इतना है, ठीक है। 10.9% आपका छत्तीसगढ़ में, 10% मध्य प्रदेश में, 5.7% आपका उड़ीसा में और 1.4% कर्नाटक में पड़ता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, जो आपका गोदावरी नदी तंत्र है, इसका पूरा जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ फैला हुआ देख सकते हैं आप लोग, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, वहां पे थोड़ा सा पुडुचेरी भी याद रखेगा। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिमी घाट की जो नासिक आपका एक तरीके से पश्चिमी घाट में जो नासिक आपका महाराष्ट्र में पड़ता है ना, उसकी पहाड़ियों में मतलब वहीं पे पहाड़ी पर त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, वहीं से इसका उद्गम होता है, किसका? तो गोदावरी नदी का, ठीक है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदी आपका प्राणहिता है, फिर आपका परवरा है, सबरी है, पूर्णा है, मानेर है, पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है। तो ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। प्रश्न कई बार बना है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती बेसिकली छत्तीसगढ़ से निकलती है। अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतनी चीजें आप लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए। दक्षिण में मंजीरा नदी प्रमुख, जो कि हैदराबाद के निकट इसमें मिलती है। गोदावरी के निचले भाग में बाढ़ें बहुत आती हैं, मतलब आती रहती हैं। अपने इसी भाग में यह देखा जाए तो नाव्य योग्य है, ठीक है। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा किसके बारे में? तो जो आपका गोदावरी नदी तंत्र है, इस तरीके से आप लोग गोदावरी नदी तंत्र के बारे में आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंत में जाके अपना डेल्टा बना रही है, डेल्टा बन गया, ठीक। तो ये आप लोग यहाँ पे मैप को देख सकते हैं, ठीक। इसकी सहायक नदी इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो गोदावरी एवं उसकी सहायक नदियों का पूरा ये आपका मैप यहाँ पे आप लोगों ने देखा। अब इसी में आगे देखा जाए तो इस नदी पर अनेक जल विद्युत पर जो योजना है इनका निर्माण किया गया। अगर ध्यान दें तो आयु, आकार व लंबाई के कारण इस नदी को बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण की गंगा या फिर बृहद गंगा की संज्ञा दी गई है। मतलब अलग अलग नाम है, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, बृहद गंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कृष्णा नदी की, किसकी? कृष्णा नदी की। देखिए कृष्णा नदी की अगर मैं बात करूं तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ये जो पश्चिमी घाट है वहाँ के महाबलेश्वर पहाड़ी वहां से निकलती है, ठीक है। दक्षिणपुर में लगभग 1400 मतलब 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका अपवाद क्षेत्र बेसिकली देखा जाए तो लगभग इतना है, जो कि देखिए महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये याद रखिए कितने परसेंट है, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आपका काम है, ठीक है। तुंगभद्रा व भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और कोयना, यरला, वरडा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूशी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हगरी है। ये यूपी पीसीएस 2009 में पूछा हुआ, मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है कि तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है? हगरी है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। हगरी को अगर देखा जाए तो वेदावती नाम से भी आपका यहाँ पे जाना जाता है। जल विद्युत योजनाओं की दृष्टि से इस नदी का बड़ा महत्व है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, मतलब कृष्णा नदी जो डेल्टा बनाती है काफी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। इसका डेल्टा गोदावरी के डेल्टा में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका कृष्णा नदी हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे देखें तो कावेरी नदी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, किसकी? कावेरी नदी की। देखिए बेसिकली जो नदियां हैं ना, उनसे कैसे प्रश्न बनते हैं? उनका उद्गम स्थान पूछ लेता है आपसे, उनकी सहायक नदियां पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभार कैचमेंट एरिया कितना वाटर जल है वो पूछ लेता है, किस किस क्षेत्र में है। तो वो भी तो पॉइंट आपका दिया है, क्या नहीं दिया है बताइए। इसलिए मैं कहता हूँ ये बुक बहुत सफिशियंट है आरओ के लिए और पीसीएस प्री के लिए, यहाँ तक मेंस के लिए भी अच्छी है। तो आप लोग प्लीज बुक को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करेंगे ना, तो देखिए कल से मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, अमित सर जी के द्वारा आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी मिलेगी। तो बहुत मजा आने वाला है। तो बस आप लोग चैनल से जुड़िए और हो सके तो चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को, जिस तरीके का आकार देंगे उस तरीके की चीजें हम लोग अपने चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका अपना चैनल है, आप लोग बेझिझक इसको खूब शेयर किया करिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये कर्नाटक के कुर्ग अर्थात आपका देखा जाए तो कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है ना, वहां से निकलती है कौन सी नदी? तो कावेरी नदी, ठीक है। लगभग 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और अगर इसकी जो एरिया मतलब एक तरीके से जल क्षेत्र जो है वो इतना है। अगर ध्यान दें तो दक्कन पठार के मैदानी भाग में श्रीरंगपट्टनम, माफ करिएगा, हाँ श्रीरंगपट्टनम तो है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम व श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है कौन सी? कावेरी नदी। इसके कुल अपवाद क्षेत्र में केरल लगभग 3%, 41% कर्नाटक, 56% तमिलनाडु पड़ता है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से डाटा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कावेरी उसकी सहायक नदी को अगर आप लोग देखना चाहे एक नजर तो इस तरीके से है। देखिए लक्ष्मण तीर्थ जो कि अब सूख गई है, करंट अफेयर में था, ये इसकी सहायक नदी हेमावती है, सिमसा अर्कावती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेन जो नदी जा रही है ये आपका कावेरी नदी हो जाएगी, ठीक है। ये कावेरी नदी है,
और ये अपना डेल्टा बना रही है इस तरीके से, ठीक है, डेल्टा बना रही है। ये देखिए अमरावती इसकी सहायक नदी पूछ लेता है, भवानी कई बार पूछा है, ठीक है, तो ये मेट्टूर बाद भी आपका कावेरी नदी पे ये याद रखिएगा। अर्कावती कई बार पूछा है, काबनी भी पूछा है, ठीक, तो इस तरीके से सुवर्णवर्ती भी पूछा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, देखिए कितना अच्छा तरीके से चित्र के माध्यम से आप लोग को यहाँ पे दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और ये सब जो चित्र है ना, जब एग्जाम आ जाएगा तो सबका जो एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेके मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे कोशिश भी करूंगा कि कहाँ से उद्गम हो रहा है, इस तरीके से बना के आप लोग को प्रोवाइड करा दो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए इसकी प्रमुख सहायक नदियां आप लोगों ने देख लिया, रंगी, हेमावती, लोकापानी, सिमसा, अर्कावती जो कि इसके बाएं तट पर आकर मिलती है, और दक्षिण में लक्ष्मण तीर्थ, काबानी, सुवर्णवर्ती, भवानी और अमरावती है जो कि इसके दाहिने तट पर आकर इसमें मिलती है, ठीक है। और ये नदी आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जल प्रपात एक तरीके से बनाती है, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कुछ और चीजें, देखिए यहाँ पे कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो देखिए अंतर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्षिण की गंगा पूछे तो आप लोग गोदावरी बताइएगा, दक्षिण भारत की गंगा पूछे आपसे तो आप लोग बताइएगा क्या, तो यहाँ पे कावेरी, ठीक है। इस चीज को याद किया 2015 में पूछा भी है। दक्षिण की गंगा मतलब गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कावेरी हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए कि इसके प्रभात क्षेत्र में राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, जिस क्षेत्र में तोड़ा जाती है तो चावल बहुत पैदा होता है, ठीक है, तो इसलिए राइस बाउल ऑफ द साउथ इंडिया इसको कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर आपका जल प्रवाह बना रहता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, इसके जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है जैसे कर्नाटक में क्या होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होती है यहाँ पे उससे वर्षा हो जाती है, और यहाँ पे जो लौटती हुई मानसून है जिसको हम लोग बेसिकली अगर देखा जाए उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, उससे वर्षा हो जाती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसीलिए इसमें साल भर क्या रहता है, तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो जल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग किस नदी की, तो पेन्नार नदी की, ठीक है। देखिए पेन्नार नदी की बात करें तो ये नदी कर्नाटक से निकलती है, तथा जो आपका गांडी कोटा है जिसको कुडप्पा कहते हैं के निकट ये एक गहरा खड़ बनाती है, ऐसा यूपीपीसी 2022 में पूछा प्रश्न है, ठीक है। पेन्नार नदी की बात हो रही है, और जिसे भारत की बृहद घाटी मतलब ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो ये कौन बनाती है, तो पेन्नार बनाती है, ठीक है। अगर ध्यान दें तो इसकी दो शाखाएं हैं, प्रथम आपका उत्तरी पेन्नार और जो कि कर्नाटक के कोलार जिले में जो नंदीदुर्ग पहाड़ी वहां से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रभावित होती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसका अपवाद क्षेत्र देखा जाए तो कृष्णा तथा कावेरी के मध्य लगभग इतना वर्ग किमी में फैला हुआ है, ठीक। चलिए तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये पेन्नार के उसके सहायक नदी है, चित्रावती है, पापागिनी है, आपका कुंदेरू है, सगिलेरू है, चयेरू है, ये सब इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी प्रमुख सहायक नदी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जयमंगली, कुंदेरू, ये आपका चित्रावती, पासागिनी, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। दक्षिणी पेन्नार नदी केशव की पहाड़ी कर्नाटक से निकलकर उत्तरी जो पेन्नार है उसकी दक्षिण में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो इस तरीके से हम लोग पेन्नार नदी के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम क्या है, पलार नदी। तो इसका उद्गम देखा जाए तो कहाँ से होता है, इसका उद्गम कर्नाटक राज्य में कोलार जो जिला है वहां से होता है, और ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर तथा तमिलनाडु के अर्काट जिले में प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कौन सी नदी, पलार नदी, ठीक है। और इस नदी का जल जो अपवाद क्षेत्र है वो लगभग इतना वर्ग किमी है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी आपका पोयनी और चैयार है, ठीक है। किसकी, तो पलार का। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है यहाँ पे, ये पूर्व की ओर मतलब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, और क्रम भी आपका ये लगभग यही है, क्रम भी लगभग आपका यही है। तो ये पीसीएस में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं पूरा ये जो क्रम है ना, इसको तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। इसी तरीके से इस मैप का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग भी इसी समय ले लीजिए ना स्क्रीनशॉट, ठीक, जब पढ़ रहे तभी ले लीजिए, ठीक है। यही क्रम आपका पूछता है, ठीक, मतलब आपका उत्तर से दक्षिण यही क्रम भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वैगई नदी की। देखिए वैगई नदी जो है ये नदी तमिलनाडु राज्य के जो मदुरई जिला है ना, कौन सा जिला भैया, मदुरई जिला है, वहाँ के वर्षानाथ पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए मंडपम के पास पाक की खाड़ी में समाहित हो जाती है। मदुरई इसी नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के, तो वैगई नदी के तट पर, ठीक है। ताम्रपराड़ी की बात करूं तो ये तमिलनाडु राज्य के जो आपका तिरुनेलवेली जनपद है उसकी प्रमुख नदी है। इसका उद्गम दक्षिण सह्याद्री के अगस्त्यामलाई पहाड़ी के ढालों से होता है, और ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए प्रश्न कंफ्यूजन कर सकता है, वैगई जो पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और जो ताम्रपाड़ी है ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे फायदा करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो वही चीज यहाँ पे फिर से बताएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको काफी अच्छे से देखा है। तो इस जो ये एक जगह चार्ट दिया है इसको मैं आप लोग यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए आप लोग, ठीक।
और वैसे भी मैं ये पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अब अरब सागर में मिलने वाली जो नदियां, इनके बारे में जल्दी से हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे? अरब सागर में। हम लोगों ने अभी तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा, अब अरब सागर में जो नदी अपना जल गिराती है उनके बारे में हम लोग अध्ययन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले देखा जाए तो नर्मदा नदी आएगी, ठीक है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की मैं बात करूं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक चोटी है ना, वहां से होता है, और ये 1312 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाद क्षेत्र लगभग इतना है, जिसका 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11% भाग लगभग गुजरात में, और 1.5% महाराष्ट्र में, 11.5%। मतलब कुल मिला जुला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये अपना क्षेत्र है, इसका जो एरिया है पानी वाला। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय जो भारत की नर्मदा नदी है, सबसे बड़ी नदी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है, वो कौन सी हो जाएगी? तो नर्मदा हो जाएगी, ठीक। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका विंध्याचल हो जाता है, ये आपका सतपुड़ा है, ये आपका यहाँ पे क्या है? तो सतपुड़ा है। और इसी के बीच में एक नदी इस तरीके से बह रही है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? तो नर्मदा नाम है, ठीक है। नर्मदा नाम है, इसीलिए भ्रंश घाटी से बहती है। जब दो पर्वतों के बीच में कोई नदी इस तरीके से बह रही है तो भ्रंश नदी होती है, भ्रंश घाटी नदी कहते हैं, ठीक। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इनके बीच यहाँ पे देखा जाए, इनके बीच में आगे थोड़ा सा देखा जाए, इनके बीच में यह भ्रंश घाटी से बहती है। जबलपुर के नीचे नीचे भेड़ा घाट संगमरमर की चट्टानों में यह एक भव्य कंदरा और धुआंधार जलप्रपात का दृश्य बनाती है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो वही नर्मदा नदी पे है, ठीक। किस तरीके से याद रखिएगा। नर्मदा का निचला भाग नाव चलाने योग्य है। यह भड़ोच के निकट एक एस्चुरी का, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ज्वालामुख का निर्माण करती है। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में जब गिरती है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो कि पूछ सकता है ओरिसन है, तथा अन्य सहायक नदी आपका तवा, तवा कई बार पूछा है, बरनेर, भैया, दूधी पूछा है, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इस नदी को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख, मतलब ये दरअसल एक तरह से धार्मिक नदी भी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे किसकी? तो ताप्ती नदी की, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिला है ना, उसके मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी है वो। इसकी लेंथ की अगर बात करूँ तो 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है, कभी कभार मैचिंग में आ जाता है, ठीक। और ये देखा जाए तो इसके बेसिन जो है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, और आपका यहाँ पे गुजरात में। तो इसकी बेसिन की बात करो तो लगभग 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में। ये सतपुड़ा के अजंता सतपुड़ा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है सतपुड़ा तथा जो अजंता की पहाड़ी है ना, उसके मध्य बहती है, इसलिए ये भी एक भ्रंश घाटी नदी होगी ना। अजंता पर्वतों के बीच बहती है, इसलिए ये भी एक भ्रंश घाटी है, ठीक है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो आपका पूर्णा है, ठीक है। ताप्ती नर्मदा के समांतर सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। काकरापार तथा उकाई परियोजना इसके जल का उपयोग करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखें तो इस तरीके से अगर देखा जाए, ये विंध्यन हो गई, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, विंध्यन मतलब ये विंध्यन पर्वत हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से ये सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा हो गया, और इसके बीच में एक नदी जा रही थी, इसके बीच में एक नदी है इस तरीके से, जिसका नाम क्या हो गया? तो यहाँ पे नर्मदा हो गया। अब इसके नीचे एक नदी इस तरीके से जा रही है, जिसका नाम क्या हो गया? ताप्ती हो गया। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे तो ये जो एक तरह से पहाड़ी है, क्या नाम है इसका? अजंता के पर्वत। तो ये आपका भ्रंश घाटी से बह रही है। तो इस तरीके से ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं, और एक नदी कौन सी? दामोदर। तो ये भारत की 3 नदियां जो कि भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करें थोड़ा सा साबरमती नदी के बारे में। किसके बारे में? साबरमती नदी के बारे में। देखिए, साबरमती नदी की मैं बात करूं तो ये 371 किलोमीटर लंबी है, मैचिंग में आ सकता है। राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत पर स्थित जो जय समुद्र झील है, उससे निकलकर गुजरात के मतलब गुजरात में प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अहमदाबाद जो है इस नदी के किनारे पे स्थित एक सबसे बड़ा नगर है। ये तीसरी बड़ी पश्चिम में प्रभावित होने वाली नदी है, ठीक है। और इसका जो अपवाद क्षेत्र है लगभग इतना है, 21,674 वर्ग किमी है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग माही नदी की। देखिए, माही नदी के में अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश की जो धार जिला है, उसमें जो विंध्यन पर्वत है ना, उसके पश्चिमी भाग में मेहत झील से होता है। और ये नदी 585 किलोमीटर लेंथ इसकी, मतलब लंबाई है, और ये खंबाती खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसका अपवाद क्षेत्र लगभग इतना 34,842 वर्ग किमी है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के राज्यों में फैला हुआ है। सोम, अनास, पनाम और जाखम इसकी मुख्य क्या है? तो सहायक नदी है। और सबसे बड़ी खासियत है कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा कौन नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है, ठीक है। अब विषुवत रेखा कौन सी नदी काटती है? आप लोग बताइएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, ऐसे क्लू दे रहा हूँ, ठीक। चलिए,
अब यहाँ पे थोड़ा-सा इन्हें भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो सालसेट द्वीप है, उस पर स्थित मुंबई मीठी नदी का उद्गम होता है, जो कि बिहार झील की जो अधिप्रवाह है मतलब आउटफ्लो से होता है। यूपीपीएससी 2015 में पूछा प्रश्न है। तो बेसिकली आपसे पूछे मीठी नदी कहाँ है, तो मुंबई में बता दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे देखा जाए 2 किलोमीटर उपरांत ये पोवई झील के अधिप्रवाह के ग्रहण कर देती है। कुल 18 किलोमीटर है और उसके बाद तो अरब सागर में अपना जल गिरा देती है, ठीक है। चलिए, ये सब इसकी नदियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए, सालसेट द्वीप की बात करें जिसमें मुंबई स्थित है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा-सा लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी की अगर मैं बात करूँ थोड़ा-सा यहाँ पे, तो राजस्थान के जो अजमेर है ना, उसके दक्षिण-पश्चिम में अरावली श्रेणी है, उसके नाग पर्वत से निकलकर 511 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद लूनी नदी कच्छ के रण में क्या हो जाती है, तो विलीन हो जाती है, ठीक है। सुरसुती, जवाई, सुकड़ी, लीलटी, मिठड़ी इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इनमें सुरसती का उद्भव पुष्कर झील से होता है। किस झील से? पुष्कर झील से होता है। अगर ध्यान दें तो लूनी नदी के प्रवाह के ऊपरी मार्ग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसका जल कैसा होता है, तो मीठा होता है। और फिर इसके बाद इसके निचले भाग में इसका जल कैसा हो जाता है, तो खारा हो जाता है, ठीक है। इसका जल कैसा हो जाता है, तो खारा